हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं समानता के बारे में कि समानता का अर्थ और परिभाषा क्या होती है, समानता के संबंध में क्या क्या धारणाएं प्रचलित हैं, समानता कितने प्रकार की होती है और समानता और स्वतंत्रता में वास्तव में संबंध क्या होता है। तो इन समस्त बिंदुओं पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हुए चलेंगे और यह वीडियो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा क्योंकि यहाँ से अच्छे कंटेंट की पॉलिटिकल साइंस की वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं समानता के विषय में। फ्रेंड्स देखिए, इसके पहले हम लोगों ने स्वतंत्रता को पढ़ा था। स्वतंत्रता के संबंध में विभिन्न प्रकार की धारणाएं प्रचलित थीं, उसी तरह से समानता के संबंध में फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। समानता जो शब्द है यह एक बहुआयामी धारणा वाला शब्द है। बहुआयामी का मतलब होता है कि इसके अनेक रूप हमको दिखाई देते हैं और विभिन्न लोग जो है विभिन्न अर्थों में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए समानता का एक सर्वमान्य परिभाषा कहा जाए कि देना हो जिसको सभी लोग स्वीकार करें तो यह एक बड़ा ही कठिन कार्य है। इसी संबंध में देखिए, बारकर का यह स्टेटमेंट दिया गया है कि समानता एक बहुरूपिया विचार है तथा यह आसानी से अपना स्वरूप बदलकर नया रूप ग्रहण कर लेती है। तो इसीलिए बारकर ने इसलिए लिखा है क्योंकि समानता शब्द का परिभाषा जो है, समानता शब्द का अर्थ जो है वो विभिन्न लोग विभिन्न अर्थों में लगाते हैं। तो इसीलिए इसने लिखा कि यह एक बहुरूपिया विचार है जो जल्दी से अपना रूप बदल करके नया रूप ग्रहण कर लेता है, यानी नए लोग आएंगे तो उसका अर्थ नया बता देते हैं। ठीक है, अब समानता वास्तव में है क्या, हमको इस टॉपिक में सबसे पहले यही जानना है कि समानता का वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो समानता के अर्थ को सही तरीके से समझना है हमको सबसे पहले समानता के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं उन धारणाओं को समझना होगा और न केवल समझना होगा बल्कि यह भी देखना होगा क्या वह धारणाएं वास्तव में सही हैं, यानी उसका आलोचनात्मक परीक्षण भी करना होगा कि धारणाएं वास्तव में जो प्रचलित हैं समानता के विषय में वह सही हैं कि नहीं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पर 6 प्रकार की समानता के संबंध में प्रचलित धारणाएं लिखी गई हैं। पहला है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है इसलिए सभी मनुष्य बराबर हों। दूसरा है कि समानता प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तीसरा है समानता एक आधुनिक विचार है। चौथा है समानता का विचार सामाजिक परिवर्तन की मांग करता है। और पांचवा है समानता का अर्थ अक्षरशः समानता नहीं है। और छठा है तार्किक भेदभाव समानता का उल्लंघन नहीं है। तो इन 6 प्रकार की जो धारणाएं हैं, अगर आप समानता के सही अर्थ को समझना चाहते हो तो इसको समझना पहले बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं पहले आपको ये 6 चीज़ों को अच्छे से विस्तार में समझा दे रहा हूँ। वीडियो लंबा हो जाए हमें कोई टेंशन नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जिस चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं रहेगा तो आप परीक्षा में जाएंगे तो अगर बेस क्लियर नहीं है तो जो रटे हुए क्वेश्चन हैं वो आ गए सेम टू सेम तब तो आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाया तो आप नहीं कर पाते हैं, इसीलिए क्योंकि आपका बेस मजबूत नहीं है। तो मैं बेस को आपको मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूँ। बेस मजबूत रहेगा तो क्वेश्चन अगर आप नहीं भी जानते रहेंगे तब भी आप इसके आधार पर अनुमान लगाकर मार के आएंगे और सही होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि समानता के संबंध में जो धारणाएं प्रचलित हैं 6 तरह के हैं, इसको हम अलग अलग देखते हैं और समझते हैं कि वास्तव में ये क्या है। तो फ्रेंड्स, समानता के संबंध में यह धारणा जो है वो हमको अक्सर दिखाई देती है। जनसाधारण की निगाह में समानता का अर्थ जो है बराबरी से लगाया जाता है। उदाहरण के लिए हम अक्सर कहते हैं कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है, या हम ये कहते हैं कि सभी मनुष्य जो है जन्म से समान हैं। तो यहाँ समानता का अर्थ किससे लगाया जा रहा है कि बराबरी से, कि सब जो है बराबर हैं। अब समानता का अर्थ सब बराबर हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि जब सब लोग बराबर हैं तो सब लोगों के पास समान रूप से सुविधाएं होनी चाहिए, समान रूप से भौतिक संसाधन होने चाहिए। तो क्या समानता का अर्थ बराबरी से लगाया जा सकता है? क्या वास्तव में समानता का अर्थ है कि सभी बराबर हैं, सभी के पास समान रूप से धन सुविधाएं होनी चाहिए? तो उत्तर होगा कदापि नहीं, क्योंकि हम अक्सर भले कह देते हैं कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है, सभी मनुष्य जन्म से समान हैं, लेकिन क्या सभी मनुष्य जन्म से समान हैं? क्या ईश्वर ने सबको समान बनाया है?
क्या सबके पास बराबर बल है? क्या रंग रूप में सब समान हैं? क्या बुद्धि विवेक में सब समान हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं, कि ईश्वर ने बुद्धि विवेक सबको अलग अलग दिया है, रंग रूप सबका अलग है, शारीरिक क्षमता सबकी अलग है। तो जब सबकी शारीरिक क्षमताएं बुद्धि विवेक अलग हैं, तो ऐसे में सबको समान कैसे किया जा सकता है? सबके पास बराबर धन कैसे आ सकता है? जब सब शारीरिक और बौद्धिक रूप में समान नहीं हैं, तो वो आर्थिक रूप से समान कैसे हो सकते हैं? और अगर सबको जबरदस्ती समानता लाने का प्रयास किया जाए, तब भी असमानता अपने आप पैदा हो जाएगी। मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि 50 ऐसे गरीब व्यक्तियों को इकट्ठा कीजिए जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो आर्थिक स्थिति अलग है उनकी। अच्छा, उनको 1-1 लाख रुपए आप दे दीजिए, तो आप तो समान हो गए, आर्थिक रूप से सबसे समान हो गए, क्योंकि 50 के पास 1-1 लाख रुपए हो गया। अब उनको 1 लाख रुपए देकर छोड़ दीजिए, तो 5 साल बाद उनको फिर इकट्ठा कीजिए, तो आप देखेंगे कुछ व्यक्ति उसमें ऐसे होंगे जो 1 लाख रुपए का 5 लाख कर लिए होंगे, कुछ 1 लाख का 2 लाख कर लिए होंगे, कुछ 1 लाख भी डुबो दिए होंगे, उसी स्थिति में पहुंच गए होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है शारीरिक बल बुद्धि में जो है अलग होता है। इसलिए समानता का अर्थ सबकी बराबरी से नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य बुद्धि और विवेक में समान है ही नहीं, इसलिए वो आर्थिक रूप से कभी समान हो नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्यों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए, यानी सभी मनुष्यों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए, हम इसकी मांग कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं कर सकते कि सभी मनुष्य समान हैं। जैसा कि अप्पा दुराय का देखिए स्टेटमेंट लिखा है कि यह कहना सभी मनुष्य समान हैं ऐसे ही गलत है जैसे यह कहना पृथ्वी समतल है। तो मनुष्य समान नहीं है, प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया है, सबकी बुद्धि विवेक अलग होती है, इसलिए सबको समान करने का प्रयास नहीं किया सकता है। हाँ, सभी के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए, यह मांग सही है, यह समानता है कि सबके साथ समान व्यवहार हो, लेकिन सब समान है यह कहना गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में दूसरी धारणा फ्रेंड्स यह है कि समानता जो है वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, और यह तर्क जो है वो लोग देते हैं जो समानता का विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब प्रकृति ने ही सबको समान नहीं बनाया, जैसे कि मैंने अभी चर्चा किया कि जब प्रकृति ने ही सबको समान नहीं बनाया, बुद्धि विवेक में, शारीरिक बल में, रूप सौंदर्य में लोग समान नहीं हैं, भौतिक समानता नहीं है, कहीं प्रकृति ने पहाड़ बना दिया है तो कहीं मैदानी ज़मीन बना दिया है, कहीं झरना है तो कहीं नदी है, कहीं समुद्र है। तो एक समान जब पृथ्वी को नहीं बनाया, एक समान मनुष्यों को नहीं बनाया, तो जब इसका मतलब यह है कि प्रकृति चाहती है कि असमानता हो। अगर प्रकृति समानता चाहती तो वो सबको समान बनाती, लेकिन प्रकृति खुद नहीं चाह रही है कि समानता हो, यानी असमानता हो। तो उनका कहना है कि असमानता जो है वो प्रकृति की देन है। तो जब प्रकृति ही नहीं चाहती समानता हो, तो हम मनुष्य कौन होते हैं समानता लाने वाले? हम समानता लाने का प्रयास क्यों करें? जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तर्क जो है वो लोग देते हैं जो समानता, जो विषमता जो है समाज में, जो विषमता है या जो असमानता है, इसका जो लोग लाभ उठा रहे हैं, जो इससे लाभ उठा रहे हैं, वही इस तरह का तर्क देते हैं। और ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि हम जिस प्रकृति का वो उदाहरण देते हैं, हम उस प्रकृति को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। जिस रूप में प्रकृति हमको मिली थी, क्या हम उसी रूप में प्रकृति को स्वीकार करते हैं? क्या पृथ्वी जैसे बनी थी, नदी पहाड़ जैसे थे, हमने उसी के रूप में स्वीकार कर लिया? उत्तर होगा नहीं। हमने अपने लाभ के लिए उसमें परिवर्तन किया है। हमने नदियों पर बांध बना दिया, नदियों पर बांध बना के इसकी जल को रोका। इसलिए रोका कि ताकि यहाँ पर हमें बिजली पैदा हो, सिंचाई के लिए पानी सुविधा हो। तो हम अपने मनुष्यों के लाभ के लिए हमने प्रकृति की चीज़ों को आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया। पहाड़ों को काट करके हमने सड़कें बनाई, हम खदानों से जो चीज़ें हैं, पेट्रोल है, कोयला है, ये सब चीज़ें निकाल रहे हैं। प्राकृतिक चीज़ों को, पर्यावरण, पेड़ पौधों को काट करके हम सड़क बना रहे हैं। तो हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं ना। प्रकृति ने जो असमानता पैदा की है, लेकिन हम मनुष्यों के लाभ के लिए जो है उन प्राकृतिक संसाधनों का अपने हित में प्रयोग कर रहे हैं ना, अपने हित के अनुसार उसको ढाल रहे हैं, अपने अनुसार ढाल रहे हैं ना उसको। तो इस तरह से प्रकृति का आड़ लेकर के सामाजिक जीवन में जो है समानता का विरोध करना और विषमता का समर्थन करना जो है, यह युक्त संगत जो है नहीं है। जिस तरह से हम प्राकृतिक चीज़ों का, प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसको हम मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप उसको हम बदल रहे हैं, उसी तरह समाज में कोई विषमता जो है वो मानवीय विकास में बाधक है, तो उसको भी हमको बदलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए जो ये कहते हैं कि समानता जो है असमानता जो है प्रकृति की देन है और ये होनी चाहिए, वो उनकी बात युक्त संगत नहीं प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, समानता शब्द जो है हमारे लिए नया नहीं है। इसकी अवधारणा जो है वो बहुत प्राचीन काल से ही है। लेकिन आज जिस अर्थ में हम समानता को देखते हैं, जिस अर्थ में हम समानता का शब्द का अर्थ का प्रयोग करते हैं कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, कानून की समझ सबको समानता मिलनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए, इस अर्थ में अगर हम देखेंगे तो समानता का विचार जो है वो एक आधुनिक विचार है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि समानता की अवधारणा जो है वो अति प्राचीन है। प्राचीन काल में और मध्यकाल में जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था समाज का, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, इसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के खिलाफ जो है प्रतिक्रिया के रूप में समानता की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब समाज में विशेषाधिकार किसको मिले हुए थे? तो जो प्राचीन काल में जो लोग थे, जैसे राजा महाराजा था, राजशाही हुआ करता था, तो उसमें जो समाज, जो राज्य में उच्च वर्ग होते थे, जो राज परिवार के होते थे, जो वहाँ के कर्मचारी होते थे, वो जो है उच्च वर्ग में आते थे, उच्च वर्ग, और इन्हीं को विशेष अधिकार मिला हुआ था। ये समाज की जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं थी सबका उपयोग करते थे। ये धन संपन्न थे, इनके पास पैसे थे, राजा तो है तो पैसे ही रहेंगे। जो सरकारी कर्मचारी थे वो भी लूट खसोट करते थे, उनके पास भी पैसे हुआ करते थे, तो इनके पास धन संसाधन की कमी नहीं थी, पैसे संपन्न थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये टैक्स से फ्री थे। ये सरकार को किसी प्रकार के, इनके कर्मचारी जो है, जो राजशाही के लोग होते थे या जो कर्मचारी होते थे, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। और टैक्स कौन देता था? जो बहुसंख्यक समाज है, जो जनता है, आम जनता जो है वो टैक्स देती थी। तो उससे क्या होता था? उससे वो होता था कि समाज में जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके ऊपर जो है अल्पसंख्यकों का शासन होता था। इनसे जो है जबरदस्ती टैक्स वसूला जाता था, और उस पैसे का उपयोग जो है उच्च वर्ग जो है अपनी भोग विलासिता में, अपने सुख साधन में, अपने ऐश्वर्य में खर्च करता था। तो इससे समाज की आम जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ कि हम यहाँ भूखों मर रहे हैं, ये ऐश कर रहे हैं। जितनी विश्व की क्रांतियाँ हुई इसी बात को लेकर हुई कि वहाँ पर जो है उच्च वर्ग जो है बहुत भोग विलासी हो गया था। तो इस विशेषाधिकार के खिलाफ जो है आम जनता में, जो समाज का बहुसंख्यक वर्ग था, उसमें असंतोष उत्पन्न हुआ। और इसके खिलाफ जो है उस समय के जो विचारक थे, जो विद्वान थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और समानता की मांग की। तो यहीं से समानता का जन्म होता है। यानी विशेषाधिकार प्राप्त जो समाज का वर्ग था, चाहे वो मध्य युग की बात हो चाहे प्राचीन युग की बात हो, उस वर्ग के खिलाफ, उस विशेष अधिकार के खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई, उसी से समानता की उत्पत्ति हुई। ठीक है। प्राचीन ग्रीक युग में, यानी यूनान में जो था, वो दो प्रकार की समानता के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराओं का जन्म हुआ। एक समानता के समर्थन थे और दूसरे समानता के विरोधी थे। समानता के विरोधियों में आप अरस्तु और प्लेटो का नाम ले सकते हैं। अरस्तु और प्लेटो, आपने अरस्तु को पढ़ा होगा, तो इन्होंने दास प्रथा का इन लोगों को समर्थन किया। दास प्रथा का जो इन्होंने समर्थन किया, एक तरह से इन्होंने समाज का विभाजन कर दिया। व्यक्ति के शारीरिक गुणों, उसके बौद्धिक गुणों, उसकी क्षमताओं के आधार पर इन्होंने व्यक्तियों को बांट दिया कि दास जो है बौद्धिक रूप से कमजोर होते हैं, ये स्वामी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, स्वामी जो है दास के ऊपर शासन करने के लिए बना हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने एक व्यक्ति के बीच में एक विभाजन का काम किया। ये समानता के पक्षधर नहीं थे, बल्कि समानता के एक तरह से विरोधी थे। तो यूनान काल में जो ग्रीक युग में जो है अरस्तु प्लेटो ऐसे विचार थे जो समानता के समर्थन नहीं करते थे। लेकिन इसी समय जो है सोफिस्ट वर्ग के जो विचारक थे, सोफिस्ट थे, या स्टोइक दर्शन के जो लोग थे, स्टोइक दर्शन के लोग, यानी स्टोइक विचारक या सोफिस्ट विचारक जो थे, ये लोग जो है यूनान काल में भी समानता का समर्थन करते थे। तो इस तरह से यूनान के में जो है वो दो तरह के समानता के संबंध में हमको विचार दिखाई देते हैं, एक इसके समर्थन में और दूसरे विरोध में। अरस्तु प्लेटो का नाम जो है समानता के विरोध में आएगा, विरोधी विचारकों में आएगा, और जबकि सोफिस्ट वर्ग के जितने विचारक थे या स्टोइक वर्ग के जितने विचारक थे, ये समानता के समर्थनों में आएगा। मध्य युग में समानता का जो विचार था उसका तो और हनन हो गया। मध्य युग में जब आते आते असमानता को एक तरह से कानूनी दर्जा दे दिया गया। उस समय मध्य युग में समाज में तीन वर्ग बना दिया गया। एक था उच्च वर्ग, दूसरा था पादरी वर्ग, और तीसरा था सामान्य वर्ग।
मध्य वर्ग में समाज में 3 वर्ग बना दिए गए। उच्च वर्ग में शासक आएगा, उसके जितने कर्मचारी वो आएंगे। पादरी वर्ग में जो चर्च के पुरोहित होते थे, जितने पुजारी होते थे वो आएंगे, और सामान्य जनता में सामान्य जनता आ जाती है। अब इन दोनों को विशेष अधिकार दे दिए गए हैं, एक तरह से कानूनी रूप दे दिया गया। इनको विशेष अधिकार दे दिए गए हैं। उच्च वर्ग के लोग जो है सारी सुख सुविधाओं का उपयोग करते थे, इनके पास धन संपत्ति होती थी। सामान्य वर्ग से जनता से टैक्स वसूल करते थे। और पादरी जो कि पोप होते थे, ये जो है ईश्वर के सबसे बड़े प्रतीक होते थे पृथ्वी पर। ये अपने आप को ईश्वर का प्रतीक मानते थे। इनकी सत्ता तो राजा के ऊपर भी चलती थी। तो मध्य युग में जनता के ऊपर 2 लोगों का शासन था, एक 2 लोगों का अत्याचार था एक तरह से, पादरी वर्ग का, उच्च वर्ग का। पादरी भी जनता से टैक्स वसूल करते थे, उच्च वर्ग भी जनता से टैक्स वसूल करता था। ये धर्म के नाम पे वसूल करते थे, ये शासन व्यवस्था चलाने के नाम पे वसूल करते थे। दोनों जनता का शोषण करते थे और दोनों जो है भोग विलास में डूबे हुए थे। पादरियों के पास, चर्च के पास बहुत संपत्ति थी, अकूत संपत्ति थी। इनके पास भी अकूत संपत्ति थी, लेकिन दोनों में से कोई टैक्स नहीं देता था। टैक्स कौन देता? आम जनता। तो इसका विरोध हुआ और ये पाखंड में डूबे हुए थे, भोग विलास में डूबे हुए थे। तो सामान्य जनता में जो है इनके भोग विलास के खिलाफ जो है उस समय जो है मध्यम वर्ग के मन में सबसे पहले असंतोष उत्पन्न हुआ। एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ मध्यकाल में। मध्यम वर्ग कौन होता है? मध्यम वर्ग वो होता है, देखिए, निम्न वर्ग जिसके पास की खाने के लिए समस्या है, शिक्षा से बहुत दूर है। लेकिन मध्यम वर्ग वो होता है जो थोड़ा सा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होते हैं, वो मध्यम वर्ग में आते हैं। उनके पास बहुत पैसा तो नहीं होता, लेकिन इतना तो होता है कि वो अपना जीविका चला सकें, तो वो बुद्धिजीवी होते हैं। जब बुद्धिजीवियों ने ये देखा कि ये लोग जो है जिनके पास संपत्ति है, ये तो 1 रुपये भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, पूरा पैसा हम लोगों से ले रहे हैं, अब भोग विलास कर रहे हैं, ऐश्वर्य कर रहे हैं, आकंठ तक जो है वो विलासिता के दलदल में डूबे हुए हैं। तो मध्य वर्ग ने इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई, और यही आवाज़ जो है मैंने आपको कई बार बताया, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के रूप में व्यक्त हुआ। मध्य युग का जो पतन हुआ वो पुनर्जागरण से हुआ, मध्य युग का जो पतन हुआ धर्म सुधार आंदोलन से हुआ। और इस धर्म सुधार आंदोलन ने और पुनर्जागरण ने जो है मध्यकाल के जो पादरी वर्ग थे और जो वहाँ का सामंत वर्ग था, इनके शोषण से जनता को मुक्त कराई और समानता की बात उठने लगी। और कौन सी समानता की बात उठने लगी? मतलब सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसा कि 1776 के अमेरिकी घोड़ा पत्र में कहा गया कि हम इस सत्य को स्वतः स्वीकार करते हैं कि सब मनुष्य समान हैं, और उनके निर्माता ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकारों से युक्त किया है जो उनसे छीना नहीं जा सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सबकी समानता की बात कर रहे हैं कि कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, बल्कि सबकी समानता की बात कर रहे हैं। सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। और फ्रांस की जो क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, इसके घोषणा पत्र में यह बात कहा गया कि मर्यादा और अधिकार से सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नाम से लड़ी गई। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की समानता जो है इसका मूल था इस फ्रांसीसी क्रांति का। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नाम पर ये क्रांति लड़ी गई और इसने समाज में एक तरह से उस समय विश्व के अन्य देशों के लिए जो है इस क्रांति ने, जो फ्रांसीसी क्रांति, इसने जो है एक तरह से क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया, लोगों को समानता का एक तरह से संदेश दिया। आगे चलकर के समानता के विचार को जो है रूसो, जेफरसन, लॉक, इन लोगों ने आगे बढ़ाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समानता का विचार जो है वो यद्यपि बहुत अवधारणा इसकी प्राचीन है, लेकिन वर्तमान अर्थ में कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी को कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, सभी को अवसर की समानता मिलनी चाहिए, समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ना हो, इस दृष्टि से देखा जाए तो समानता का विचार जो है वो एक आधुनिक विचार है। ठीक है फ्रेंड्स, समानता के संबंध में अगली धारणा है फ्रेंड्स कि समानता का विचार जो है वो सामाजिक परिवर्तन की मांग करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, समानता के जो समर्थक हैं वो सामाजिक जीवन में जो फैली जो उन विषमताओं को दूर करने की बात करते हैं जो कि अनुचित और अतार्किक हैं।
यानी जो अनुचित विषमताएं समाज में फैली हैं उसी को दूर करने की समानता के समर्थक जो है वो बात करते हैं। देखिए रूसो जो है, आप इनका नाम सुने होंगे, इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि विषमता की उत्पत्ति पर एक वार्ता। उसमें इन्होंने दो प्रकार की विषमताएं बताई कि समाज में जो है दो प्रकार की विषमताएं हमको दिखाई देती हैं। एक है प्राकृतिक विषमता और दूसरा है परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता का जो है ये समर्थन करते हैं, रूसो जो है वो प्राकृतिक विषमता का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। क्यों समर्थन करते हैं अभी मैं बता रहा हूं। वो कहते हैं कि प्राकृतिक विषमता वह विषमता होती है जो कि अटल और अपरिवर्तनीय है, अटल और अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय, और यह प्रकृति की देन होती है। किसकी देन होती है, प्रकृति की। यानी प्राकृतिक विषमता जो है वह विषमता है जो प्रकृति से ही व्यक्ति को मिली होती है। प्रकृति का कहो, चाहे जन्म से कहो, चाहे ईश्वर के द्वारा कह लो, तीनों चीज़ एक ही हुई। प्रकृति से मिली होती है, चाहे कहो जन्म से मिली होती है, चाहे कहो ईश्वर द्वारा। ये कहते हैं कि प्राकृतिक विषमता वह विषमता है जो प्रकृति से ही मिली होती है, व्यक्ति को जन्म लेते ही मिल जाती है। यह विषमता ये ऐसी होती है जिसको कि हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस विषमता को ईश्वर ने बनाया है या प्रकृति ने बनाया है या जन्म से ही व्यक्ति को मिल गया है। इसमें समाज का योगदान नहीं है। इस विषमता का जन्म जो है समाज ने नहीं दिया है, ये प्रकृति ने दिया है। इसलिए यह परिवर्तनीय नहीं है, यह अपरिवर्तनीय है, यह अटल है, इसको टाला नहीं जा सकता है। ऐसी विषमता में कौन, जैसे व्यक्ति का रंग, बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, ये ऐसी विषमताएं हैं। अब कोई काला पैदा हो रहा है, कोई गोरा पैदा हो रहा है, ये प्रकृति ने पैदा किया, जन्म से ही है वो। तो ये चीज़ एक बता रहे हैं कि ये जो है प्राकृतिक विषमता है समाज में जो हमको देखने को मिलता है। कोई बुद्धिमान है, कोई अल्प बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है, कोई शारीरिक क्षमता किसी की अधिक है, किसी शारीरिक क्षमता कम है। तो ये परिवर्तन को मानते हैं कि ये प्राकृतिक विषमता में आता है, और इसीलिए कहते हैं कि इसको चूंकि हम बदल नहीं सकते हैं, ये प्रकृति से ही मिली होती है। इसीलिए रूसो जो है इस प्राकृतिक विषमता का समर्थन करते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए कि रूसो समानता, किस समानता का समर्थन करते हैं, तो समानता के समर्थन की बात होगी तो ये प्राकृतिक समानता का समर्थन करते हैं। आपने हाफ लाख रूसों को पढ़ा होगा, तो ये प्राकृतिक समानता का समर्थन करते हैं। अगर विषमता की बात आए, किस विषमता का समर्थन करते हैं, तो ये प्राकृतिक विषमता का समर्थन करते हैं। प्राकृतिक समानता का भी समर्थन करते हैं और ये प्राकृतिक विषमता का भी समर्थन करते हैं। ठीक है, तो रूसो जो है प्राकृतिक समानता के समर्थक हैं। अब कह रहा है परंपरागत विषमता। परंपरागत विषमता रूसो कहते हैं कि वह विषमता होती है जो प्रकृति के द्वारा नहीं बल्कि मानव और समाज की देन होती है। किसकी देन होती है, मानव और समाज की देन होती है, समाज की देन। जैसे रंग के आधार पर भेद, जाति के आधार पर भेद, विशेषाधिकार, समाज में कोई वर्ग हो जिसको विशेष अधिकार मिले हो, विशेषाधिकार वर्ग। कारण ये सब जो है रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, विशेषाधिकार, समाज में किसी को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। तो ये सब जो समाज में विषमताएं हमको दिखाई देती हैं, यह प्रकृति ने नहीं बनाई, यह बल्कि मानव और सामाजिक व्यवस्था की देन है। तो ऐसी चीज़ों को हम परिवर्तित कर सकते हैं जो मनुष्य ने बनाया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और समानता के समर्थक जो है वो इसी विषमता को बदलने की मांग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको हम समझाया जाए तो जैसे कि काला और गोरा, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, काले और गोरे। काले गोरे के आधार पर जो व्यक्ति पाए जाते हैं, यह जो है काले गोरे, यह जो है प्राकृतिक विषमता है। कौन सी विषमता में आएगी, ये प्राकृतिक विषमता में है। लेकिन यह कहा जाए कि गोरे लोग जो है श्रेष्ठ होते हैं, इन्हें जो है महलों में रहने का, सुख सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार है। काले लोग झोपड़ी में रहेंगे, इनका जो है बस्ती जो है समाज के बाहर रहेगी, इनका शोषण किया जाएगा। तो यह किसकी देन है, यह जो है परंपरागत विषमता हो गई, यह समाज की देन है, यह समाज की व्यवस्था बनाई हुई है, ईश्वर ने नहीं बनाया, ऐसे बना के भेजा है। यह जो है परंपरागत विषमता हुई। और जब हम समानता के अंतर्गत यह मांग करते हैं कि काले और गोरों को एक समान अधिकार दिया जाए, दोनों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, शिक्षा मिले, प्रतिष्ठा पद प्राप्त करने का सबको समान रूप से अधिकार हो,
तो हम किसकी मांग कर रहे होते हैं? हम किस विषमता की, किस असमानता का विरोध कर रहे होते हैं? हम परंपरागत असमानता का विरोध कर रहे होते हैं कि जो रंग के आधार पर गोरे कालों में भेद हो रहा है, गोरों के द्वारा कालों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो अफ्रीका का हो चाहे अमेरिका की बात कर लीजिए, जहाँ की लंबे समय तक काले गोरों में संघर्ष चला। तो जो ये भेद समानता के समर्थक जो इस भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, इस विषमता को खत्म करना चाहते हैं, तो वो किस विषमता की बात कर रहे हो? परंपरागत विषमता को हटाने की बात कर रहे हैं। अब परंपरागत विषमता को जब हटाने की बात हो रही है तो क्या हो रही है? वो सामाजिक परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक समाज में ये व्यवस्था थी, अब इस व्यवस्था को अगर हटाया जाएगा तो एक तरह से समाज में परिवर्तन होगा। तो समानता क्या करती है? वो सामाजिक परिवर्तन की मांग करती है। हम यह मांग नहीं करते हैं कि सारे काले लोगों को गोरा बना दिया जाए या सारे गोरे लोगों को काला बना दिया जाए, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक विषमता है और ये अटल परिवर्तन ही है। काले को गोरा नहीं बनाया सकता है, चाहे जितना फेयर एंड लवली बिग को लगाओ, काला गोरा नहीं होगा। कुछ समय के लिए रूप परिवर्तन हो सकता है। एक आदमी गया शादी करने तो देखा दुल्हन तो बहुत गोरी चिट्ठी थी, शादी करके चला आए सुबह देख रहे हैं उसका रूप, तो अपनी माई से कह रहे, माई दुल्हनिया बदलता ना ये कल तो बड़ी गोरी दिखा रही। तो ओके माई कहा हाँ भैया कल तो बड़ी गोरी दिखाते रहे, आज तो बड़ी करिए हो ये। तो ये होता है डेंटिंग पेंटिंग का कमाल। तो डेंटिंग पेंटिंग से आप रूप को बदल नहीं सकते, रंग को बदल नहीं सकते हैं। हाँ, ढक सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते हैं। तो समानता ये मांग नहीं कर रही है कि काले को गोरा बना दो या गोरा को काला बना दो, सबको एक समान कर दो, ये इसकी मांग नहीं कर रही। वो ये मांग कर रही है क्योंकि ये सामाजिक प्राकृतिक विषमता है, ये तो बदल नहीं जा सकता। वो ये मांग कर रही है कि जो गोरे जो है कालों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उसको बदल दिया जाए। सबके साथ सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले, सबको सार्वजनिक स्थानों को उपयोग करने की समानता हो, सबको शिक्षा प्राप्त करने की समानता हो, समाज में किसी को विशेष अधिकार न मिले। तो यह जो मांग की जा रही है, यह परंपरागत विषमता के को समाप्त करने की बात की जा रही है। और यह जो है समानता की जो मांग है वो सामाजिक परिवर्तन की बात कर रही है। एक तरह से समानता की मांग क्या हुई? सामाजिक परिवर्तन की मांग हुई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगली धारणा है कि समानता का अर्थ जो है वो अक्षरशः समानता नहीं है। किसी भी समाज की विषमता को वहीं तक दूर करने की मांग की जाती है जहां तक वह अनुचित और अन्यायपूर्ण प्रतीत होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा जाए कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि अगर मान लीजिए किसी कार्यालय में एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक महिला काम कर रही है, और काम दोनों बराबर कर रहे हैं, दोनों का काम सेम है, तो अगर पुरुष को कम वेतन दिया जाए, ज़्यादा दिया जाए और महिला होने के नाते उसको कम वेतन दिया जाए, तो यह जो विषमता है वह विषमता जो है एक तरह से आप सोचेंगे तो अन्यायपूर्ण है, यह गलत है, अतार्किक है। अगर ये स्कूल में पढ़ाने वाली, आप स्कूल में बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, एक महिला पढ़ा रही है और एक पुरुष पढ़ा रहा है, अब दोनों पढ़ा ही रहे हैं, अपना दोनों काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो अगर पुरुष का वेतन जो है ज़्यादा दिया जाए और महिला को कम दिया जाए तो क्या तार्किक दृष्टि से सही है? तो उत्तर होगा नहीं, यह तार्किक दृष्टि से सही नहीं है। दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो दोनों का वेतन भी समानता, दोनों का समान वेतन मिलना चाहिए। तो यह मांग जो है अनुचितपूर्ण, जो कि यह व्यवस्था जो है वो अनुचितपूर्ण थी, इसलिए मांग की गई कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। हम ये अगर इस तरह से मांग करें कि सभी स्त्री पुरुष चाहे वो जो कार्य करें सबका वेतन बराबर हो, यानी एग्जाम्पल के लिए कि एक ईंट धोने वाला मजदूर चाहे वो स्त्री हो महिला, और एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक या गणितज्ञ हो, बहुत बड़ा इंजीनियर हो, उसके वेतन के बराबर हो जाए। यानी ईंट धोने वाले का वेतन, एक मजदूर का वेतन एक गणितज्ञ के बराबर हो जाए, एक इंजीनियर के बराबर हो जाए, एक डॉक्टर के बराबर हो जाए, तो क्या यह हमारी मांग सही है? तो उत्तर होगा नहीं, यह सही नहीं है, यह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। क्योंकि जो डॉक्टर बनता है, जो इंजीनियर बनता है, वो बहुत परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करके उस पद तक पहुंचता है, तब उस पद का लाभ ले रहा है, उस पद का वेतन उठा रहा है। तो इस तरह से एक मजदूर का वेतन जो है एक डॉक्टर के बराबर नहीं हो सकता है, एक मजदूर का वेतन एक गणितज्ञ के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तार्किक दृष्टि से यह मांग जो है वो गलत है। कोई यह मांग करे भाई हम तो मजदूर हैं, हमको भी डॉक्टर के बराबर वेतन मिले, यह विषमता क्यों है? तो यह विषमता जो है तार्किक दृष्टि से सही नहीं है, आपकी मांग तार्किक दृष्टि से सही नहीं है। लोग कहेंगे भाई वो पढ़ लिख करके इतना परिश्रम करके डॉक्टर बनाया, उसको वेतन ज़्यादा होगा ही। तो इस तरह से समानता का अर्थ क्या है? अक्षरशः समानता नहीं है।
कि सबको समान कर दिया, ये नहीं होगा। हाँ, समानता का अर्थ क्या है? समानुपातिक समानता। अब देखिए, समानुपातिक समानता, समानुपातिक समानता का मतलब क्या है? कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार हो, ये समानता का सही अर्थ है। यानी कि अगर एक विद्यालय में दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनके बीच भेदभाव ना हो, उनका वेतन समान हो। मजदूर, अगर कोई भट्ठे पर ईंट ढो रहा है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, दोनों को ईंट ढो रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो उनके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको बराबर वेतन मिलना चाहिए। यहाँ मांग हो सकती है कि अगर किसी को कम मिले, किसी को ज़्यादा मिले, तो यहाँ आप भेद मतलब मांग कर सकते हो कि इस विषमता के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, जो कि गलत होगा। यानी समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, इसे कहते हैं समानुपातिक समानता। ये जो है समानता का सही अर्थ है। और समानुपातिक समानता की सबसे पहले बात जो है किसी ने की थी, तो किसने किया था? आप जानते हैं, अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने कहा था कि व्यक्ति को जो है जिस तरह से वो राज्य में कार्यों का निर्वहन करता है, जिस तरह से वो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है, उसी के अनुसार उसको वेतन और पुरस्कार भी मिलना चाहिए। यानी जो जिस अनुपात में है उसके साथ उसी तरह का उसको वेतन पदवी मिलना चाहिए। इसी को कहते हैं समानुपातिक समानता, यानी समान लोगों के साथ समान व्यवहार। और इसकी बात सबसे पहले अरस्तु ने किया था। और ये आपको मिलेगा जब आप अरस्तु का न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे, तो आप जानते हैं कि अरस्तु जो है वितरणात्मक न्याय का समर्थक था। वितरणात्मक न्याय, जब वितरणात्मक न्याय पढ़ेंगे तो इसी वितरणात्मक न्याय का जो आधार है वो समानुपातिक समानता है। ठीक है, आगे जब अरस्तु पढ़ाया जाएगा तो उस पर विस्तार चर्चा होगी। ठीक है, तो समानुपातिक समानता जो है वो समानता का सही अर्थ है। इसके विपरीत अगर यह कर दिया जाए कि सभी लोगों को वेतन समान कर दिया जाए, मान लिया जाए कि भाई सभी लोग को ईंट ढोने वाले का वेतन जो है, मजदूर का वेतन जो डॉक्टर के बराबर कर दिया जाए, तो परिणाम क्या होगा? समाज में अनेक विकृतियां पैदा हो जाएंगी। कोई डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनना चाहेगा? वो कहेगा हम कलर का काम करेंगे, वेतन तो हमको गणितज्ञ के बराबर मिलेगा, वेतन तो हमको डॉक्टर के बराबर मिलेगा, तो हम उतना पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत है? हम सीधे मजदूरी करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे डॉक्टर भी कर रहा है, बराबर वेतन मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा? कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई गणितज्ञ बनना चाहेगा, तो बड़ी बड़ी जो खोजें हो रही हैं, जो आविष्कार हैं, जिसको हम देख करके आज चकाचौंध हैं, जितने भी आविष्कारें हुई हैं, ये आविष्कार कैसे होंगी? नई नई खोज कैसे होगी? वास्को डी गामा को विशेष पुरस्कार नहीं मिलता तो भारत के लिए जलमार्ग की खोज कैसे करता? कोलंबस अमेरिका कैसे पहुंच जाता? एडिसन जो है बल्ब का आविष्कार क्यों करता? तो अगर विशेष कार्य के लिए विशेष पुरस्कार नहीं होगा तो लोग प्रोत्साहित कैसे होंगे? और यह जो है जानिए समानता का पुरस्कार सिद्धांत के भी खिलाफ है। समानता का एक सिद्धांत है पुरस्कार सिद्धांत। पुरस्कार सिद्धांत का मतलब होता है विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों को विशेष पुरस्कार दिया जाए। विशेष पुरस्कार का मतलब उनको विशेष वेतन दिया जाए। इसीलिए केवल लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योग्यता के लिए विशेष पुरस्कार, विशेष वेतन की व्यवस्था की जाती है, ताकि लोग परिश्रम करें, प्रेरित हों। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग की प्रेरणा बंद हो जाएगी, और जब लोगों की प्रेरणा बंद हो जाएगी तो समाज का विकास रुक जाएगा, नई नई चीज़ें नहीं आएंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समानता का अर्थ जो है वो अक्षरशः समानता नहीं है, बल्कि समानता का अर्थ समान पदों और समान कार्यों में समानता होनी चाहिए। इसीलिए देखिए लास्ट का स्टेटमेंट लिखा गया है कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए समानता का अर्थ है कि समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ना हो और सबको उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो। ये इनकी जो नीचे की 2 लाइन है वो समानता को विशेष रूप से स्पष्ट करती है। आगे अभी आप चर्चा इसी पे होगी कि समानता का मतलब इन्होंने कहा कि समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ना हो और सबको अपनी उन्नति का बराबर अवसर मिले। तो ये लास्ट का स्टेटमेंट है, बढ़िया स्टेटमेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है तार्किक भेदभाव जो है वो समानता का उल्लंघन नहीं है। समानता का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि भेदभाव की समाप्ति। समाज में कोई ऐसी विषमता हो, कोई ऐसी भेदभाव हो जो नैतिक और तार्किक दृष्टि से सही नहीं हो तो हम उसका विरोध करते हैं, वहाँ हम समानता की मांग करते हैं। जैसे स्त्री मताधिकार या गोरे और काले के बीच भेद। बहुत समय तक बहुत से देशों में जो है स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं था। ये माना जाता था कि स्त्रियां जो है पुरुषों की तुलना में दुर्बल होती हैं या उनकी बुद्धि विवेक क्षमता उतनी नहीं होती है, वो राजनीतिक क्षेत्र में परिपक्व नहीं होती हैं, तो उनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो अब ये देखिए, अगर यहाँ किसी देश में स्त्री और पुरुष में इस तरह का भेदभाव हो रहा है तो अगर हम तर्क लगाएंगे क्या यह तार्किक दृष्टि से सही है, तो उत्तर होगा नहीं।
स्त्रियां बौद्धिक दृष्टि से कमज़ोर नहीं हैं, उनको अवसर नहीं मिलता, इसलिए हमको लगता है कमज़ोर है। तो यहाँ लगेगा कि हाँ, ये जो स्त्रियों की मांग है कि उनको भी मताधिकार मिलना चाहिए, जो इसका विरोध हो रहा है वो सही है। तो वहाँ पर जो है हम इस तरह की मांग को स्वीकार करते हैं। और आज देखिए विश्व में अधिकांश देशों में, अधिकांश क्या, लगभग सभी देशों में स्त्री और पुरुष में समानता हो गई है, सबको वोट देने का अधिकार हो गया है। तो ये देखिए, ये है, ये तार्किक दृष्टि से ये भेदभाव गलत था। गोरे और कालों के बीच में जो भेदभाव था वो तार्किक दृष्टि से गलत था। गोरे जो है केवल चमड़ी का रंग होने के कारण जो है वो कालों से भेदभाव करते थे, जो कि गलत था, क्योंकि काले भी बुद्धिमान थे। गांधी जी को इसीलिए फर्स्ट क्लास डिब्बे से निकाल के फेंक दिया गया। उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट था, इसके बाद भी फेंक दिया गया क्योंकि वो काले थे। तो ये भेदभाव जो है हमको गलत लगता है, तो इसका विरोध होना चाहिए। यहाँ हम समानता की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि कोई समाज में असमानता ऐसी हो, कोई विषमता ऐसी हो, कोई भेदभाव ऐसा हो जो तार्किक दृष्टि से उचित हो, यानी समाज में विषमता है लेकिन हमको लगता है कि ये विषमता सही है, तो वह समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे टैक्स दर, सब्सिडी, आरक्षण। अब देखिए, हमारे यहाँ जो इनकम करते हैं वो टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स की दरें सब अलग हैं। 5 लाख जो कमा रहा है उसको कोई टैक्स नहीं देना है, जो 10 लाख तक कमा रहा है 10% दे रहा है, जो 20 तक कमाएगा 20% देगा, 30 तक कमाएगा 30% या उससे ऊपर कमाएगा। तो इस तरह से स्लैब बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये कहे कि 5 लाख वाला जो है क्यों नहीं 30% देता है, तो यहाँ तर्क लगाया जाता है कि भाई जो छोटा कमा रहा है उसके लिए, जो करोड़ों रुपए कमा रहा है उसके लिए 10-20 हज़ार रुपये बहाने नहीं रखते हैं, जो करोड़ों की इनकम है। लेकिन जो 5 लाख कमा रहा है उसके लिए 10 हज़ार रुपये माइनस हैं, क्योंकि उसकी सामाजिक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है। जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स दे, जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स दे, जो बिल्कुल नहीं कमा रहा है, जिसकी इनकम 5 लाख के नीचे है, वो टैक्स न दे। इससे क्या होगा कि समाज में आर्थिक जो विषमता है वो कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो कम किया जा रहा है। तो इस विषमता को हम तार्किक दृष्टि से सही मानते हैं, इसलिए इस पर हम सवाल नहीं उठाते। हम ये नहीं कहते हैं कि 5 लाख के नीचे वाला भी 30% टैक्स देगा, ठीक है। हम सब्सिडी की बात करते हैं। जो समाज में गरीब लोग हैं, असहाय लोग, जिसके पास पैसे हैं वो तो मान लो 20 रुपये किलो 22 रुपये किलो गेहूँ खरीद लेगा। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं, जो गरीब हैं, जो कि जिनकी ज़िंदगी जो है रोज़ कमाने खाने पर गुजर रही है, उनके लिए सरकार जो है 2 रुपये किलो या रियायती दर पर गेहूँ या राशन उपलब्ध करा रहा है। तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं कि नहीं, उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो इनको मिलना चाहिए। तो ये समाज में भेदभाव हो रहा है, क्योंकि सबको नहीं मिल रहा है 2 रुपये किलो गेहूँ, केवल उन्हीं को मिल रहा है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इसके पीछे तर्क ये है कि जो सक्षम लोग हैं वो खरीद के खा लेंगे, लेकिन जो अक्षम है वो कहाँ से खाएंगे, तो उनके लिए सरकार प्रयास करती है। तो ये जो समानता भेदभाव हो रहा है, इसको हम न्याय संगत ठहराते हैं, इसको हम तार्किक रूप से सही मानते हैं। ये भेदभाव होने के बावजूद भी, समाज में विषमता होने के बाद भी हम इसका विरोध नहीं करते हैं। आरक्षण बहुत ही मतलब कि विवादास्पद शब्द है जो है। आरक्षण का भी हम इसी आधार पर समर्थन किया जाता है कि यह जो है पिछड़े समाज के जो दलित हैं, ऐसे लोगों को समाज में आगे लाने का प्रयास है। जो वर्षों से दबले कुचले हैं, उनको कुछ रियायतें दे करके सरकारी नौकरियों में उनको लाया जाता है, ताकि उनके भी आर्थिक स्थिति सुधरे और उनका भी सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, उनका भी उत्थान हो। तो हम इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई, ये वास्तव में समाज की व्यवस्था के कारण वो दलित इसलिए हैं क्योंकि सामाजिक व्यवस्था की देन है। उनको समाज से बहुत दिनों तक वंचित रखा गया, इसलिए वो दलित हैं। तो आज समाज की जब हम इससे योग्य हो गए हैं, तो हम तार्किक दृष्टि से इसको सही मानते हैं कि इनको अवसर मिलना चाहिए ताकि ये अपना विकास कर सके। तो हम आरक्षण को सही मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि ऐसी विषमताएँ, ऐसी असमानता जो कि तार्किक दृष्टि से सही हैं, उसको हम समानता का उल्लंघन नहीं मानते हैं। जो तार्किक दृष्टि से गलत है उसी का विरोध होता है और वही समानता की मांग की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला करके हम समानता को समझ लिए, जितनी भी हम धारणाएं हैं सबको हमने समझ लिया। तो हम निष्कर्ष हमारे सामने ये निकलता है कि समानता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि समानता का अभिप्राय जो है वो ऐसी परिस्थितियों से है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने विकास का समान अवसर मिलना चाहिए, यानी सबको अवसर की समानता होनी चाहिए। समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त जो है वर्ग ना हो। अतार्किक सामाजिक आर्थिक विषमताएं जो तार्किक दृष्टि से सही नहीं है वो दूर होनी चाहिए।
और राज्य जो है किसी के साथ पक्षपात ना करे। राज्य जो है जो भी सुविधाएं, जो भी लाभ अपने नागरिकों को दे, जो भी अधिकार दे, वो सभी को समान रूप से दे, किसी के साथ पक्षपात ना करे। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उस समाज में समानता है। लास्की ने एक स्टेटमेंट दिया है इसकी परिभाषा समानता का, कि समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का उपयोग करने व यथाशक्ति समान अवसर प्रदान करने का प्रयत्न है। वही बात कर रहे हैं। देखिए, समानता के लास्की ने दो रूप बताए, दो अर्थ बताए हैं। आप लास्की के इसके पहले स्टेटमेंट बताए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ईंट धोने वाले का मजदूर का वेतन जो है गणितज्ञ के बराबर नहीं हो सकता। उसमें लास्ट का जो पॉइंट है वो ध्यान दीजिएगा। उसमें लास्की ने बताया कि लास्की ने समानता के दो अर्थ बताए। पहला कि समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग न हो, ये समानता है। समानता के दो अर्थ हैं। समानता का पहला अर्थ क्या है कि समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ना हो, और दूसरा सभी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के, अपनी उन्नति का समान अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर की उपलब्धता। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इनके जो दो वर्ड का इन्होंने बताया लास्की ने, इस आधार पर समानता के हमको दो रूप दिखाई देते हैं। एक समानता का नकारात्मक रूप और दूसरा समानता का सकारात्मक रूप। अगर आपसे ये पूछे कि समानता के दो रूप कौन कौन से हैं, तो एक होगा सकारात्मक और एक होगा नकारात्मक। समानता का नकारात्मक अर्थ में कौन आएगा? विशेषाधिकार वर्ग का अभाव, यानी समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जहां नहीं लग जाए वहां नकारात्मक बोल रहा है। विशेषाधिकार वर्ग का अभाव का मतलब क्या हुआ कि समाज में कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। यह समानता का नकारात्मक अर्थ है। और समानता का सकारात्मक अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास का समान अवसर मिलेगा। यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ये सकारात्मक समानता का जो है सकारात्मक अर्थ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से समानता के दो रूप लास्की ने बताया। विशेषाधिकार वर्ग का अभाव हो समाज में और समान अवसर की उपलब्धता हो, इसका मतलब हमको समानता है। और इसी को हम समानता के दो अर्थ में रूप में समझ सकते हैं, समानता का नकारात्मक अर्थ और समानता का सकारात्मक अर्थ। नकारात्मक अर्थ का मैं अगर एक एग्जाम्पल पूछे समानता के नकारात्मक अर्थ का एग्जाम्पल, तो विशेषाधिकारों वर्ग का अभाव। सकारात्मक वर्ग का सकारात्मक अर्थ का एग्जाम्पल, तो समान अवसर की उपलब्धता। ये सकारात्मक में आएगा, ये नकारात्मक में आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। समानता से दो टॉपिक, समानता के प्रकार और समानता और समता में क्या संबंध है, ये रह गए हैं, विशेष रह गए हैं। चूँकि समानता की धारणा को स्पष्ट करने में, उसके बेस को क्लियर करने में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। लेकिन वीडियो मैंने कहा कि लंबा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर इसी वीडियो में हम समानता के प्रकार को भी करें और समानता और समता में क्या संबंध है, इसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसको देखते हुए वीडियो कहीं पे विराम दे रहे हैं। समानता के प्रकार और समानता और समता में संबंध, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं समानता के पार्ट 2 के वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।